गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद नईम। वेलकम टू द लायर। द लायर में आपका स्वागत है बिकॉज नोबडी डेयर टू बिलीव द ट्रूथ। दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था और उसके बाद से जिस तरीके से इस देश में चर्चा का माहौल गर्म है, उसे देख करके, उसे सुन करके ऐसा लगता है कि देश की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अगर आप शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक टेलीविज़न देखें और गोदी मीडिया के चैनलों को देखें तो दोस्तों जनसंख्या पर बहस जारी है और वो बहस इतने जोश और खरोश से की जा रही है, ऐसे प्रस्तुत की जा रही है, जनसंख्या पर ऐसी चर्चा की जा रही है कि अगर आप देख लें टेलीविज़न, आप गोदी मीडिया को देख लें, शाम को अगर आप देख लें तो ऐसा फील होगा, ऐसा फील गुड आपके अंदर से आएगा कि सुबह होते होते ही मानो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, जब भी जनसंख्या की बात आती है, जब भी जनसंख्या वृद्धि की चर्चा होती है, जब भी इससे जुड़े हुए कानून या जनसंख्या कानून की चर्चा होती है, उसकी बात आती है, तो इन सभी चर्चाओं का एक ही केंद्र बिंदु होता है और वह होता है मुसलमान। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस विषय पर, जनसंख्या के विषय पर मुसलमानों पर बात होती है और उस चर्चा का केंद्र बिंदु मुसलमान होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ तथ्य लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था। उस दिन दैनिक भास्कर समाचार पत्र पर जनसंख्या से जुड़ी हुई एक खबर प्रकाशित हुई, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के कुछ अंश प्रकाशित हुए, जिसके अनुसार, दोस्तों ये मेरी बात नहीं है, ये नेशनल हेल्थ सर्वे की कुछ बिंदु है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की अंश है, रिपोर्ट की बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अनुसार, और ख़ास बात इसमें यह है दोस्तों कि उन राज्यों में, जिन राज्यों में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, 25% से अधिक है, उन राज्यों में भी देश की औसत प्रजनन दर की तुलना में दोस्तों प्रजनन दर कम हुई है, घटी है। जी हाँ, सच सुना आपने। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है जिसमें लगभग 64% से अधिक मुस्लिम आबादी है। दोस्तों, ये कोई ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा हिंसा से प्रभावित है, जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उस राज्य की भी जनसंख्या औसत रेट से कम है। जम्मू कश्मीर की प्रजनन दर 1.4% है, जबकि देश की औसत प्रजनन दर 1.8% है, यानी उससे भी नीचे। दूसरी मैं बात करूंगा लक्षद्वीप की, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 96% मुसलमानों की आबादी है। लक्षद्वीप की भी प्रजनन दर 1.4% है। इसी प्रकार दोस्तों, अन्य राज्य जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल और केरला, यहाँ भी दोस्तों प्रजनन दर देश की औसत दर 1.8 से कम है। दोस्तों, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हैं नेशनल हेल्थ सर्वे 5 की, नेशनल हेल्थ सर्वे 5 की। जब भी इस देश में जनसंख्या की बात होती है, जनसंख्या से जुड़े हुए कानूनों की बात होती है, तो दोस्तों उसका केंद्र बिंदु मुसलमान होता है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुसलमानों पर उंगली उठाई जाती है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम नेशनल हेल्थ सर्वे की बात को माने, उस रिपोर्ट को समझें, तो हमें पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम बहुल राज्यों की भी जो है प्रजनन दर औसत, देश की औसत प्रजनन दर से काफी कम है। दोस्तों चलिए, अब जब बात जनसंख्या की होती है तो मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा देश की पहली जनगणना की, जो 1951 में हुई। 1951 के सेंसस की मैं आपके सामने बात करूंगा, जिसमें दोस्तों मुसलमानों की आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ से कुछ अधिक थी। अगर मैं खाली हिंदुइज्म की बात करूं तो 30 करोड़ से अधिक आबादी थी
अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस, 1951 की जनगणना के अनुसार। चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हो सकी है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, इसलिए मैं आपके सामने 2011 की जनगणना के तथ्य रखना चाहूंगा कि कितनी जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ी और अन्य की जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 14 करोड़ से अधिक हुई। 1951 से 2011 की बात करें तो 3.5 करोड़ से 14 करोड़ में मुसलमानों की आबादी पहुंची। हिंदुइज्म की हम सिर्फ बात करें तो दोस्तों लगभग 96 करोड़ की आबादी थी, और अगर हम इसमें बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सिख को भी जोड़ दें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास हो जाती है। वही अगर हम मुसलमानों की बात करें तो 3.5 करोड़ से 14 करोड़। दोस्तों, कहाँ एक तरफ 100 करोड़ और एक तरफ 14 करोड़। दोस्तों, इन दोनों फिगर्स का, इन दोनों संख्याओं का कोई मेल नहीं है। अगर मैं इन आंकड़ों को प्रतिशत में आपके सामने रखूं तो दोस्तों 1951 की जनगणना के अनुसार हिंदुइज्म भारत में 84% से अधिक थे और मुसलमानों की आबादी दोस्तों 9.8% थी, 9.8%, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 14 से कुछ अधिक प्रतिशत हो गई, 14 से कुछ अधिक हुई। ये है दोस्तों आंकड़े। दोस्तों, लेकिन जिस तरह चर्चा का बाजार गर्म है, जनसंख्या पर जिस तरह चर्चा हो रही है, आपके सामने इस तरीके से तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि जिससे आपको लगे कि मुसलमानों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, मुसलमान इस देश में डोमिनेंट हो जाएंगे, इस देश में मुसलमानों की संख्या इस देश में ज़्यादा हो जाएगी और अन्य अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जबकि तथ्य बिल्कुल इसके परे है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का आबादी बढ़ाने का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। भारत में लगभग 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत थी। अगर आबादी बढ़ाना मुसलमानों का एजेंडा रहा होता तो दोस्तों आज यहाँ सिर्फ मुसलमान होते, अन्य कोई जातियाँ ना होती। सदियां गुजर गई हैं दोस्तों, सदियों में न जाने क्या क्या हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके नेताओं के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसे तथ्य सामने रखे जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं, आंकड़ों को अपने हिसाब से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है मानो इस देश से मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, भारी तेज गति से बढ़ रही है, जबकि सत्य और आंकड़े और रिपोर्ट बिल्कुल इसके परे है दोस्तों। मैं आपके सामने दो देशों के, दो मुल्कों का एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आबादी से बर्बादी आती तो चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता, चाइना भीख मांग रहा होता, चाइना एक कमजोर गरीब मुल्क होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज चाइना की इकोनॉमी दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और विशेषज्ञों की माने अगर वो इसी तरह से वृद्धि करता रहा, विकास करता रहा, तो दोस्तों एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी और पहली नंबर 1 की इकोनॉमी बन जाएगा। और दोस्तों उसकी सैन्य शक्ति किसी से छुपी नहीं है। अगर आबादी ही समस्या होती, अगर आबादी बर्बादी होती तो चाइना आज इस पोजीशन में ना होता। दूसरा, अगर कम आबादी दोस्तों विकास का पैमाना होता तो नेपाल की आबादी देख लीजिए, आज नेपाल दुनिया का विकसित देश होता। कम आबादी के साथ नेपाल दुनिया का विकसित देश होता और हम सब भारतीय लाइन में खड़े होते नेपाल में नौकरी पाने के लिए। बेशक कानून की जरूरत है, मैं इसका सपोर्ट करता हूं। जरूरत यह इस बात की है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति हो, प्लान हो, नीतियां हो कि हम बढ़ी हुई आबादी के साथ जो है कैसे तरक्की कर सकें। वो अलग बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व मंच पर ये कहते आ रहे हैं, ये दम भरते हैं, ये बात बताते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश की 65% आबादी युवाओं की है, हमारे देश में स्किल्स और मैन पावर की भरमार है। दुनिया के देश आए और इसका लाभ उठाएं। वहीं दूसरी ओर हम देखें, जनसंख्या के मामले पर गोदी मीडिया में ऐसी चर्चा की जा रही है कि जैसे अन्य समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस देश से बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, इस देश से महंगाई खत्म हो चुकी है, कोई समस्या ही ना हो।
इसलिए कहता हूं दोस्तों, रिमूव योर अंधभक्ति गॉगल्स, ओपन योर आईज एंड डेयर टू बिलीव द ट्रूथ। अंधभक्ति का चश्मा उतारिए, आंखें खोलिए और सत्य का सामना करने की, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाइए। प्रजनन दर के अलावा इस देश में कई ऐसी दरें हैं जो देश के लिए मुसीबत हैं, आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सच कहा मैंने। अगर मैं उन दरों की बात करूं तो उनमें पहली दर आती है हिंसा की दर। आज हिंसा की दर से जनता परेशान है, चाहे वो हिंसा नक्सलियों के द्वारा की जा रही हो, चाहे वो हिंसा मुसलमानों के खिलाफ हो, मॉब लिंचिंग के द्वारा की जा रही हो, चाहे वो हिंसा दलितों के खिलाफ हो। आप देखें, आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि जब चाहे लोगों ने दलितों की बस्तियां जला दी, दलितों को बांधकर मारा जा रहा है। आज बेरोजगारी दर का क्या हाल है दोस्तों, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है, एक बहस का विषय है। करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उस बेरोजगारी दर पर कोई चर्चा नहीं है, उस बेरोजगारी दर पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। और तीसरी सबसे अहम दर और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दर की मैं अगर बात करूं तो वो महंगाई दर है दोस्तों। इस महंगाई दर पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों महीनों कम पड़ जाएंगे, विशेषज्ञ कम पड़ जाएंगे इस पर चर्चा करने के लिए। आज क्या हाल है महंगाई का, हम सबके सामने है। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।